2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 9 विधायक सांसदी का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। साथ ही साथ कानपुर की एक सीट जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जो एक क्रिमिनल मामले में 7 साल की उनको सजा सुनाई गई है, वो आर्यनगर सीट पे भी अगर वो उससे बर्खास्त होते हैं यानी कि उनकी विधायकी जाती है तो उस सीट पर भी उपचुनाव होगा। यानी कि कुल 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए यानी कि अब तक के उपचुनावों में जो बहुजन समाज पार्टी अपने आप को अलग रखती थी, अब मायावती की तरफ से पार्टी में हरी झंडी दे दी गई है। यानी कि इन उपचुनावों पर अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना एक तरह से सब कुछ गंवा बैठी, यानी कि वो वहीं पहुंच गई जहां 1989 से इस पार्टी ने शुरुआत की थी। अब इसको देखते हुए अहम हो जाता है कि आखिर मायावती किस तरीके से अपने जनाधार को बचाने के लिए और दोबारा हासिल करने के लिए इन उपचुनावों में क्या रणनीति अपनाती हैं। इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से लोकसभा के इन चुनाव में नतीजे आए और खासतौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से वहीं पहुंच गई जहां से वहां बहुजन समाज पार्टी ने शुरुआत की थी। यानी कि 1989 से जहां बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत होती है, 10% से भी कम का वोट प्रतिशत का आंकड़ा जो है बहुजन समाज पार्टी का पहुंच गया है। अब ये विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। कैसे देखते हैं आपको और क्या लगता है आपको मायावती की को ये कदम क्यों उठाना पड़ा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब अपने शुरुआती दौर में थी, आप कहीं भी पढ़ेंगे, पुराने जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं जब उनसे बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव अपने लड़ा करती थी जी। फिर जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती गई, उसका जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो तरीका है राजनीति करने का वो जब जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे उसने अपना रिप्रेजेंटेशन उपचुनाव से बाहर कर लिया, विड्रॉल कर लिया। अब क्या है कि अब कमोबेश जैसा आपने बताया कि अपने उसी दौर में वो लौट रही है, थोड़ा सा फर्क है। ये एकदम सच बात है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है और बहुत बुरी तरीके से गिरा है जी। मतलब 12% 13% जो उनका अपना कोर जाटव वोट बैंक वोटर है उसमें भी सेंध लग गई है। आपको बस यही समझना पड़ेगा कि उसमें सेंध क्यों लगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अभी लगातार बैठकें कर रही है, मायावती लगातार उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बैठकें कर रही हैं और उनसे जब ये पूछा जा रहा है वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो सोर्सेज हैं, जो संगठन के लोग हैं, मिशन के लोग हैं, वो जो बताते हैं, तो उनसे एक ही बात पूछी जा रही है कि भाई क्या कारण रहा जी, क्यों हमारी पार्टी इतनी बुरी स्थिति में चली गई। सबका एक ही जवाब रहता है कि आरक्षण खत्म करने का जो नैरेटिव था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का, वो और संविधान को खत्म करने का जो नैरेटिव था उसने जो है बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट किया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब इससे एक बात साफ होती है मार्तन जी कि इतना तो है कि जो वोटर मायावती से छिटका है वो किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं छिटका है कि वापस नहीं आ सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है ना जी। यानी कि वो वोटर वापस आ सकता है। अब जब वोटर वापस आ सकता है, उसको वापस लाना है तो आपको चुनाव दर चुनाव अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब उपचुनाव होगा, अब तो वो नैरेटिव रहेगा नहीं। आप 9 सीटों पर थोड़ी बताओगे कि भैया अगर वोट नहीं दोगे तो संविधान ये लोग खत्म कर देंगे वो विधानसभा की जी, ठीक है, तो वो नैरेटिव नहीं चलेगा। असली परीक्षा, असली कैडर की परीक्षा बिना उस नैरेटिव के अब होगी बहुजन समाज पार्टी की। थोड़ा सा और पीछे जाइए, अभी जब ये चुनाव हुए तो 4 उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ साथ साथ में। बहुत बुरी स्थिति रही। मतलब 2022 का जो उसका परफॉर्मेंस था 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का, उससे भी कम रहा उपचुनाव में। दुद्दी सीट जो थी सोनभद्र वाली, उस सीट पर तो स्थिति ये थी कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था वो 2022 से आधा वोट पाया, आधे से भी नीचे चला गया जी। तो आप ये सोचिए कि एक तो इंडिया अलायंस का जो कंसोलिडेशन था दलित जातियों का और ओबीसी जातियों का, वो शिफ्ट कर गया पूरा इंडिया अलायंस में जी। क्योंकि एक तरफ नैरेटिव था और दूसरा जो इक्वेशन था
क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये उनके मन में एक बात घर कर गई थी कि अगर इस बार हमने बहन जी को वोट दिया और सच में इनकी 400 पार हो गई तो ये संविधान बदल देंगे। और जो पिछड़ा दलित समुदाय है, जो SC ST OBC का जो लोअर तबके का जो व्यक्ति है, जो उस वर्ग से आता है, उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी है एक तरीके से संविधान के, क्योंकि उन्होंने उस संविधान ही एक ऐसी चीज है जिसने उनको एक मुख्य धारा में लाने का काम किया जी। तो वो नैरेटिव काम किया। इसलिए मायावती को लगता है कि ठीक है, हमारा जो लोकसभा चुनाव में हुआ या उस दौरान जो 4 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव में हुआ वो ठीक है, लेकिन अब ये जो 9 सीटें हैं ये हम नहीं छोड़ना चाहते। पहली वजह जी। दूसरी वजह, आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। मैं इस पे आने ही वाला था। हाँ। मैं इस पे आने ही वाला था, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद हाँ। चंद्रशेखर आजाद के रवैये में जो बदलाव आया है हाँ। क्योंकि मैं सुन रहा था उनको, वो लखनऊ आए हुए थे कल के दिन, और लखनऊ में वो लगातार जो है मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि नगीना में उनको सिर्फ दलित समाज का ही वोट नहीं मिला, वहां पे मुस्लिम वोट भी उनको खूब मिला। तो एक तरीके से एक समय बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कम वैसी यही स्थिति थी कि दलित प्लस मुस्लिम वोट उसके लिए जीत की गारंटी होते थे। तो जिस तरीके से उनका लहजा बदला और वो जिस तरीके से बात करते नहीं, नॉर्मली वो बड़े अटैकिंग रहते हैं चंद्रशेखर, लेकिन कल वो जिस सौम्यता के साथ वो दिख रहे थे, तो जाहिर तौर पे वो एक ऑप्शन बनने की कोशिश में है, या एक तरह से कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से यंग लीडरशिप की कमी है, कहीं ना कहीं उसका भी असर जो है इस पे पड़ रहा है, और चंद्रशेखर यहीं पे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर 4 जून से पहले तक एक ऐसे व्यक्ति थे जो युवाओं का, यूथ का, दलित यूथ का आइकॉन थे जी। वो एक आंदोलनकर्ता के तौर पर उनकी इमेज थी, लेकिन 4 तारीख को नतीजे आए तो वो सांसद बने। तो अब उनको वो मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ेगी और उसी के हिसाब से अपने लहजे में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। आपने बात नगीना की आप एकदम सच बात कह रहे हैं। नगीना एक ऐसी सीट है जहां पर दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है 50% के ऊपर पहुंच जाता है, 52-55% के आसपास हो जाता है, 40% वहां पर बताते हैं दलित ही है सिर्फ। और उसके बाद यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया तो सब सेट हो जाएगा। और उस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या रही है? 13,000 वोट पाया बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट, मात्र 13,000 वोट लोकसभा चुनाव में। तो आजाद समाज पार्टी को ये लगता है कि अब जो दलित वोटर है खास तौर पर, वो मायावती से छिटक रहा है, और ये उनके लिए सबसे मुफीद मौका है जब वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव फिट करे बसपा के खिलाफ। और ये उनके लिए एक मौका देख रहे हैं कि ये आजाद समाज पार्टी का उदय है और यहीं से बहुजन समाज पार्टी का जो है पराभव है, ये सोच करके वो चल रहा है। और यही वजह है जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी सहारनपुर से लेकर के दुद्दी तक, यानी कि विधानसभा नंबर 1 से लेकर के विधानसभा नंबर 403 तक पूरी एक यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब वो पश्चिम से लेकर के सोनभद्र तक वो एक पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ तैयार करना और यूथ लीडर्स को, उस तबके को अपने साथ जोड़ना। अच्छा प्रशांत जी, एक और चीज थी कि चंद्रशेखर आजाद को देखा गया शुरू में, हाँ, वो लगातार मायावती को बड़ा सम्मान करते थे, और जगह जगह वो जो है जब भी मायावती का जिक्र होता था तो बड़े सम्मान के साथ नाम लेते थे। काफी कोशिशें भी उन्होंने की बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने की। क्या वो मायावती ने उस समय अगर जोड़ लिया होता तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता? देखिए, मायावती का नुकसान चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया है जी। चंद्रशेखर आजाद तो एक सीट पर लड़ रहे थे ना चुनाव जी। मायावती का नुकसान जो हुआ वो इंडिया गठबंधन ने किया है। लेकिन अब अगर मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती है ना तो आजाद समाज पार्टी नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि सारा वोट बसपा का फिर उन्हीं को जाएगा, और इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं जी। और मैं आपको बताऊं, बसपा की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आने वाले 20 से 23 जून के आसपास, और राष्ट्रीय स्तर की बैठक है। पूरे देश के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो पदाधिकारी सब आएंगे, सबको बुलाया गया, और उसमें इसी बात का फैसला होना है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले वक्त में क्या करेगी, किस तरीके की रणनीति पर काम करेगी। मुझे लगता है कि 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट का जो फाइनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो उसने शुरू कर दिया है।
क्षेत्रीय समीकरणों को साध रहे। पुराने टाइम पे आपको याद होगा जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी तो बूथवार एक तरीके से वो काम करती थी, और जिस भी बिरादरी का वोट ज्यादा होता था या जिस भी रैंकिंग वाइज जैसा भी वोट होता था, उसी रैंकिंग में वहां उस कास्ट के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देती थी। नहीं भी है तो उस जाति का पदाधिकारी बनाया जाता था, उसको बसपा में लाया जाता था। मायावती इसी फॉर्मूले पर लोकसभा का, विधानसभा का ये जो 9 सीटों का 10 सीटों का जो उपचुनाव होना है, इस पर लड़ने की तैयारी कर रही है और इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। और इसलिए क्योंकि ये मायावती का एक लिटमस टेस्ट भी होगा आफ्टर द लोकसभा चुनाव, और वो जो स्लोगन चला संविधान खत्म करने का और आरक्षण खत्म करने का, उसके बाद अब ये जो है ये करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर इस बार मायावती चुनाव नहीं लड़ती हैं तो आप ये समझिए कि मायावती का जो वोटर है वो आजाद समाज पार्टी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा एक रास्ता खुलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है चंद्रशेखर आजाद को। अच्छा, एक और बड़ी चीज है, जैसा मैंने यंग लीडरशिप की बात की, आकाश आनंद को आने वाले समय में आप किस भूमिका में देखना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो मंच पे आए, उन्होंने अपनी अटैकिंग पॉलिटिक्स शुरू की, जिस तरीके से बोलना शुरू किया, युवाओं के बीच में एक पैठ बनी, खासतौर से वो दलित समाज का जो युवा था उनकी चर्चा शुरू हो गई जब उन्होंने अपना पहली बार मंच पे आए। फिर मायावती रोल बैक कर लेती है, उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन इस उपचुनाव में और इसके आने वाले समय में जो बहुजन समाज पार्टी का जो भविष्य है, उसके साथ आकाश आनंद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हाल फिलहाल में आकाश आनंद को लेकर के कोई फैसला नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है आकाश आनंद की, और आकाश आनंद को लेकर के जो खबरें चल रही हैं बाहर कि आकाश आनंद फिर से वापस आएंगे, फिर से उनको जिम्मेदारी मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में आकाश आनंद की वापसी होने वाली है। जब आप लंबी रेस का घोड़ा तैयार कर रहे होते हैं तो उसको पहले आपको बहुत पूरी तरीके से हर चीज को ठोक बजा करके देखना पड़ता है। और जो वो आप पोस्ट याद कीजिए मायावती जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी मैच्योरिटी की कमी है। जी, आकाश आनंद अभी नहीं आएंगे। आकाश आनंद अगर आएंगे तो ये आजाद समाज पार्टी का सबसे पीक पॉइंट चल रहा है अभी की शुरुआत में, और चंद्रशेखर आजाद ऐसे में उनको आकाश आनंद की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं खत्म करने का डर होगा। तो मायावती बहुत पक्की खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता कि अभी आकाश आनंद आएंगे, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद एक नए अवतार में, एक नए तरीके से, एक नई ऊर्जा के साथ वो आ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में, और उनका जो तरीका होगा बात करने का, बोलने का, भाषण देने का, स्पीचेस देने का, वो बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। जैसे सांसद बनने के बाद आजाद समाज पार्टी के मतलब 27 का जब समय आएगा तो उसके आसपास आकाश आनंद को हम लोग बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स में देखेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना सब कुछ गंवा चुकी बहुजन समाज पार्टी, जो उपचुनाव होने हैं यानी कि 9 सीटों पे, और अगर कानपुर की सीट पे, आर्यनगर की सीट पर भी उपचुनाव होता है तो कुल 10 सीटों पर, उस पे किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ती है। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा? अगर आपकी भी कोई आप मन में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, और उसको हम आने वाले डिबेट्स में उसको शामिल करेंगे और साथ ही साथ डिस्कशन में शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।